नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विज्ञान फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन या घर्षण। दोस्तों, इसके नोट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो, साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ डीके कारपेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण कहते हैं। मैंने दो परिभाषाएं लिखी है। एक और परिभाषा है, घर्षण एक बल है जो दो तलों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो फ्रेंड, यहाँ समझिए, देखिए ये कोई ब्लॉक है जो फर्श पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम खिसकाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसमें कोई फोर्स लगाएंगे तो सतह और इस ब्लॉक के मध्य इस जगह एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। अब ये क्या करता है, इसकी गति का विरोध करता है। मतलब अगर हम इधर बल लगाएंगे तो इधर ये बल इधर लगेगा, घर्षण बल, ताकि इसकी गति का विरोध कर सके। तो एक ये विरोधी बल होता है जो हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। यहाँ देखिए फ्रेंड, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जो मैंने यहाँ आपको भी बताया। अगर वस्तु को हम इधर खिसकाने की कोशिश करें तो घर्षण इस दिशा के अंदर लगेगा। घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का भी विरोध करता है। दो वस्तुएं आपस में परस्पर गति कर रही है तो उसका विरोध भी घर्षण बल के द्वारा होता है। अब एक नोट देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि घर्षण को कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट के थ्रू या तेल के थ्रू या ग्रीस के थ्रू, लेकिन उसको जीरो कभी नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। यदि किसी गेंद को चिकनी सतह और खुरदरी सतह दोनों सतह पर बारी बारी से लुढ़काया जाए तो गेंद चिकनी सतह पर अधिक दूरी तय करती है, क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोच सकते हैं कि आपके कमरे में मान लीजिए कि चिकना फर्श है, ठीक है, और बाहर आप देख रहे हो कि खुरदरा मतलब उबड़ खाबड़ ऐसा कोई फर्श है। अब यहाँ पर हम बॉल को लुढ़काते हैं और यहाँ पर भी बॉल को लुढ़काते हैं। तो यहाँ पर बॉल को लुढ़काने पर ये मान लीजिए कि अधिक दूरी तय करती है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा दूरी तय करेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण बल लगा है वो कम है, ठीक है। और इसी बॉल को अगर हम यहाँ से लुढ़काते हैं इस खुरदरे पृष्ठ पर, रफ सरफेस पर, तो ये कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाएगी। रीज़न, यहाँ पर जो घर्षण बल लगा है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ। इसी प्रकार किसी कीचड़ से सनी सतह पर सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि आप अगर कहीं कीचड़ से सनी कोई जगह हो जहाँ पर कीचड़ हो रहा हो बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पर आप निकलने की कोशिश करोगे तो वहाँ आप संभल कर चलोगे। संभल कर चलने का मतलब ये हमें किस बात का डर होता है कि कहीं हम फिसल कर गिर ना जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि कीचड़ के कारण वहाँ सतह का जो घर्षण बल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए हमें फिसलने का डर रहता है। अब आगे हम देखते हैं घर्षण के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा घर्षण बल जो किसी वस्तु को खिसकाने मात्र के लिए पर्याप्त होता है उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। केवल खिसकाने के लिए पर्याप्त हो तो ऐसा घर्षण बल सीमांत घर्षण कहलाता है। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए हमारे लिए। चित्र के अनुसार एक ईंट को फर्श पर रखकर इसे उंगली से खिसकाने का, धकेलने का प्रयास करते हैं। हम प्रारंभ में कम परिमाण का बल इस पर लगाते हैं, मतलब बल का मान कम होता है, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों ही संतुलन की अवस्था में रहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि ईंट नहीं खिसकती, वो अपनी जगह फिक्स रहती है, क्योंकि घर्षण बल हमारे द्वारा आरोपित बल को संतुलित कर देता है। मतलब हम बल भी कम लगा रहे हैं और घर्षण बल उतनी मात्रा में विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो जब ये संतुलित बैलेंस स्थिति में होते हैं तो ये ईंट अपनी जगह से नहीं खिसकती, अर्थात कोई भी वस्तु हो सकती है जो अपनी जगह से नहीं खिसकती। लेकिन अब जैसे जैसे हम लगाए गए बल का मान बढ़ाते हैं तो आरोपित बल का मान घर्षण बल से जब ज़्यादा हो जाता है तो ईंट खिसकने लगती है। एक सिंपल सा फंडा, ये फर्श है, ये ईंट है और इसके मध्य ये घर्षण बल है, ठीक है। अब यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं हमारे हाथों के द्वारा, उंगली के द्वारा, ठीक है।
तो अगर ये फोर्स और ये घर्षण बल है जो इस ओर लग रहा है, जो गति का विरोध कर रहा है, इस ईंट को खिसकाने का विरोध कर रहा है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या पढ़ा हमने? पहली कंडीशन में हमने ये सीखा कि अगर ये बल और ये मतलब घर्षण बल हमारे द्वारा लगाया गया आरोपित बल अगर संतुलन की अवस्था में है तो ये वस्तु नहीं खिसकती, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बल का मान ज़्यादा होता है तो घर्षण बल का मान कम रहता है, तो ये वस्तु इधर खिसकने लगती है क्योंकि हमारे द्वारा आरोपित बल का मान हमने बढ़ा दिया। अतः बल का वो मान जो ईंट को खिसकाने के लिए पर्याप्त हो उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। तो दोस्तों इस बल का वो मान आपको देखना है जो कि इस ईंट को केवल खिसकाने मात्र के लिए पर्याप्त हो, अर्थात हम इस पर इतना बल लगाएं कि केवल ईंट खिसक जाए। तो उस समय जो घर्षण बल होगा उसे हम सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा को समझ लें कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर खिसकती है तो दोनों के मध्य जो घर्षण बल होता है उसे हम सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल में आगे भी आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। इसको हम इधर खिसका सकते हैं, इसको हम इधर खिसका सकते हैं, इस तरह आपस में इसको स्लाइड किया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर खिसकाया जा सकता है। तो इस समय जो घर्षण बल कार्यरत होगा उसे हम सर्पी घर्षण कहेंगे। अब होगा क्या कि यदि वस्तु से बाह्य बल हटा दिया जाए, क्योंकि घर्षण बल तो तब लगेगा ना जब हम इस पर कोई बल आरोपित करेंगे, मतलब कोई बल लगाएंगे इसके ऊपर, तब ये अपने आप ही चलती रहेगी। तो इनके बीच में जो घर्षण होगा वो सर्पी घर्षण कहलाएगा। और साथ में यदि घर्षण बल क्रिया करता रहेगा, अगर हम आरोपित बल इस पे से हटा भी देंगे तब भी घर्षण बल क्रिया करता रहेगा, परंतु अगर हम आरोपित बल हटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो स्लाइडिंग का वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो वेग कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी, क्योंकि आरोपित बल का मान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। थर्ड है दोस्तों लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु पहियों या व्हील्स पर गति करती है तो इस स्थिति में लगे घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप? जैसे एक ईंट को पेंसिल के टुकड़ों पर रखकर गति कराया जाए तो उस स्थिति में जो घर्षण बल होगा उसे हम लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई ईंट है या कोई वस्तु है, ईंट की जगह आप किसी वस्तु को भी ले सकते हो। अब यहाँ पर इसे हम गति कराते हैं, जैसे पेंसिल के टुकड़े हो गए या कोई भी गोल वस्तु, इस तरह पेन, जैसे पेन ही ले लिया हमने, इसको पीछे वाले ढक्कन को निकाल लेते हैं और इस तरह से ये रोल करेगा। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार रोल करता है, ठीक है। अब इस पर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये होल मेकर है, ये मैंने इस पर रख दिया। अब इसको मैं फर्श पे रखता हूँ तो इसको खिसकाना थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर इन दो पेन मैंने रख दिए यहाँ पे, इनके ऊपर इसी को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, अब मैं इसको खिसकाता हूँ, ये आसानी से खिसक रहा है, अर्थात ये इसे हम कहेंगे लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें लगने वाले बल का मान कम होता है क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। अब सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, तीनों को हमने यहाँ स्टडी कर लिया। अब हमें ये समझना है कि किस घर्षण का मान ज़्यादा है और किस घर्षण का मान कम है। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे ज़्यादा सीमांत घर्षण होगा, ठीक है। सीमांत घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सर्पी घर्षण का मान होगा और सबसे कम होगा लोटनी घर्षण। इसीलिए बड़ी बड़ी चट्टानों को खिसकाने के लिए सरियों का यूज़ करते हैं, सरिये उसके नीचे फंसा देते हैं और चट्टान को खिसकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आसानी से खिसक जाए। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि क्या वायु और द्रव में गतिशील वस्तुओं पर घर्षण लगता है, क्योंकि वस्तुएं तो वायु में भी गति करती है और द्रव में भी गति करती है। देखिए क्या समझते हैं, वायु तथा द्रव में गतिशील वस्तुओं पर भी घर्षण बल कार्य करता है। वायु तथा द्रव में घर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन होता है। तो इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे ये नीचे तीव्र वेग से आएगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इस पर लगता है। देखिए
अतः इस पर वायु का घर्षण बल लगता है। अब जो घर्षण बल जिसपे फ्रिक्शन लगा वो किससे लगा? एयर से, मतलब वायु का घर्षण बल लगता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है और ये चमकने लगते हैं। और इसमें से अधिकांश उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाते हैं या जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो जब तक ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा तब तक ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। रीजन, इस पे वायु का घर्षण बल कार्य कर रहा है और ये धीरे 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 ऊष्मा उत्पन्न होकर नष्ट होता जा रहा है। और जिस समय ये पृथ्वी पर पहुंचेगा तब तक ये पूरी तरह से जल चुका होगा, जलकर नष्ट हो चुका होगा, वायु में ही ये नष्ट हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा पूरी तरह, पृथ्वी की सतह पर पहुंच ही नहीं पाएगा। रीजन, वायु का घर्षण। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वायु में भी घर्षण बल होता है। इसी प्रकार गोल पत्थर पानी में अर्थात किसी नदी में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के घर्षण के कारण वे धीरे धीरे गोल हो जाते हैं, अतः द्रव में भी घर्षण बल होता है, ये हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि रेत नदियों में मिलती है। अब ऐसा क्यों है कि नदियों में ही रेत क्यों निकलती है? इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है, तो नदी के तल में जो पत्थर होते हैं पानी के घर्षण के कारण धीरे धीरे वो छोटे होते जाते हैं और रेत में बदल जाते हैं। तो कुछ नदी किनारे आपको गोल गोल पत्थर नजर आएंगे, कारण उसका यही है कि उसमें द्रव का घर्षण बल लगता है जिससे वह घिस घिस कर गोल हो जाते हैं। अब दोस्तों कुछ उपाय के द्वारा हम घर्षण पर नियंत्रण करना सीखेंगे। घर्षण को कम करने के उपाय हम देखेंगे। अब किस प्रकार घर्षण को कम किया जा सकता है। तो घर्षण को शून्य तो कभी नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, जिसके लिए हम निम्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? पहला, मशीनों के पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए उनमें तेल या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, जिससे चिकनी सतह हो सके और घर्षण कम हो सके। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपके घर में, लगभग सभी के घर में होता है फैन, ठीक है, चाहे वो टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, कोई सा भी फैन हो, लगभग हर घर में आपको मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वही फैन कुछ आवाज़ करने लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर जो बीयरिंग लगाई गई हो वो कहीं ना कहीं से जाम हो या उसके अंदर तेल या ग्रीस की कमी हो। तो हम क्या करते हैं, जब उसको किसी मिस्त्री के पास लेकर जाते हैं तो उस बीयरिंग के अंदर वो ग्रीस या तेल के रूप में कुछ लुब्रिकेंट डालता है, जिससे कि वो फिर से वर्क करने लग जाता है। तो इसी प्रकार जो मशीनें होती हैं उनको घिसने से, उसके पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए पहले से उनमें तेल या ग्रीस डाल दिया जाता है। दूसरा देखिए, वायु के कारण घर्षण को कम करने के लिए मोटर गाड़ियां, वायुयान विशेष डिजाइन की बनाई जाती है। अब दोस्तों आपने कारों की डिजाइन देखी होगी, ठीक है, आपने हवाई जहाज की डिजाइन देखी, वो इस प्रकार का क्यों बनाया गया? एरोप्लेन को आगे से इस तरह से बनाया जाता है। अगर हम ये कहें कि इसको बस की तरह बनाया जाए तो उड़ेगा कैसे भाई? क्यों? क्योंकि इसमें हवा का फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, हवा के घर्षण के कारण ये उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इनको एक विशेष डिजाइन से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, चूंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए मशीनों में घर्षण बल कम करने के लिए स्टील की गोल गेंदें लगा दी जाती है, जिसे हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। इससे घर्षण कम हो जाता है, ऊर्जा व श्रम दोनों की बचत होती है। तो फ्रेंड्स आपने बेयरिंग देखा होगा कि बियरिंग किस प्रकार का होता है। एक गोल सी आकृति है जिसके अंदर दो परतें होती है, ठीक है, इस प्रकार से इन परतों के बीच में स्टील की बॉल्स रख दी जाती है, इसलिए इसको बॉल बेयरिंग कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब ये घूमता है तो ये स्टील की बॉल्स भी इसके साथ ही घूमती है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि बियरिंग जाम हो जाता है, क्योंकि इसका जो ग्रीस है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें ग्रीस डाला जाता है या कोई लुब्रिकेंट डाला जाता है, जिससे कि ये फिर से वर्क ठीक से करने लगे। अब समझते हैं स्नेहक या लुब्रिकेंट हम किसे कहेंगे। तो घर्षण को कम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ काम लिए जाते हैं, इन्हीं को हम लुब्रिकेंट, सभी को मिलकर हम लुब्रिकेंट ही कहते हैं या स्नेहक कहते हैं। तो स्नेहक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ठोस के रूप में हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने भी देखा होगा, और अगर बाय द वे नहीं भी देखा हो तो आप किसी मिस्त्री की दुकान पर जाकर उसको देख सकते हो। द्रव के रूप में हम तेल का उपयोग करते हैं। तो तेल का उपयोग तो हमारे घरों में भी होता है, जैसे कि सिलाई मशीन होती है, उसमें तेल ही डाला जाता है, जिससे कि उसके पुर्जे जो हैं वो ठीक से वर्क कर सकें। इसी प्रकार गैसीय में एयर का प्रयोग किया जाता है कई मशीनों में, जिससे कि उसमें घर्षण कम होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ देखिए कि हल्की मशीनें से साइकिलें, सिलाई मशीनें, घड़ी है आदि में स्नेह के रूप में ग्रीस तो भर नहीं सकती, क्योंकि
जो मशीनें होती है वो छोटी होती है। हालांकि सिलाई मशीन बड़ी होती है, लेकिन उसके पुर्जों में ग्रीस नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पर तेल का ही यूज किया जा सकता है। तो स्नेह के रूप में तेल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। भारी मशीनों में, अब भारी मशीनें हो तो वहाँ पर गाढ़ा तेल मतलब ग्रीस, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया, ग्रीस का उपयोग किया जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है। मशीनों के गतिशील भागों में उच्च दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जो घर्षण को कम करती है। मतलब वायु का प्रयोग करके भी, गैस का प्रयोग करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार कैरम आपने खेला होगा, अक्सर आप स्टूडेंट्स कैरम खेलते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें हम पाउडर डालते हैं ताकि उसकी जो गोटियाँ हैं, इसे हम कहते हैं गोटियाँ, वो आसानी से उस पर चल सके, क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम हो सके, घर्षण कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो हम स्नेहक या लुब्रिकेंट की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्नेहक किस प्रकार से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी स्नेहक ठोस, द्रव या गैस दो गतिमान सतहों के मध्य डाला जाता है तो स्नेह के कण सतहों के असमान भागों में मध्य चले जाते हैं, तब दोनों सतहों के मध्य एक पतली परत बना लेते हैं। अतः जब अब होने वाली जो गति है इन परतों के मध्य होती है। अब आप इसको यहाँ पर ठीक से अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि ये दो सतह हैं। ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये दो सरफेस हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसके जो असमान भाग हैं, ये देखिए इसके ये असमान भाग है। ठीक है। अब आपस में अगर ये रगड़ खाते हैं तो इनके मध्य घर्षण होगा। ठीक है। और घर्षण के कारण धीरे धीरे इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो, और धीरे धीरे ये पुर्जे घिसने लगेंगे और मशीन आपकी खराब हो जाएगी। तो क्या करता है लुब्रिकेंट, देखिए जैसे ही हम इसमें ग्रीस या तेल डालते हैं तो उससे क्या होगा, इन असमान भागों में ये ग्रीस या तेल प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सतह अब बराबर सी हो जाती है लगभग, क्योंकि इसको कवर कौन कर लेता है, ये लुब्रिकेंट इसको कवर कर लेता है, जिससे दोनों सतह आपस में बराबर हो जाती है। अब गति इसके भागों में होगी नहीं, इन दोनों लेयर के अंदर गति नहीं हो रही है। अब गति किसके अंदर हो रही है, इसकी परतों के मध्य, मतलब ये लुब्रिकेंट जो हमने डाला इनकी परतों के मध्य गति हो रही है, जो आसानी से हो जाएगी। तो इस प्रकार लुब्रिकेंट कार्य करता है। तो दोस्तों अब देखते हैं घर्षण की आवश्यकता या लाभ तथा हानियां। मतलब हमें घर्षण की आवश्यकता भी है, घर्षण होना भी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ हानियां या डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहले हम घर्षण के लाभ या एडवांटेज देखते हैं। पहला है, घर्षण हमें चलने में सहायता करता है कि घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। सबसे मोस्ट पॉइंट यही है कि घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। यदि घर्षण कम हो जाए तो हम फिसल कर गिर जाते हैं, जैसे कि कीचड़ वाली जगह मैंने आपको बताई कि कहीं कीचड़ है तो वहाँ पर संभल कर चलते हैं। रीज़न क्या है कि हम फिसल कर गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम है। दूसरा, अब वाहनों के टायर तो आपने देखे होंगे, आपके घर में बाइक या कोई व्हीकल जरूर होगा या साइकिल ही होगी, तो कोई सा भी व्हीकल आप देख लीजिए, उसके टायर अगर आप देखेंगे तो उनको विशेष डिजाइन से बनाया जाता है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं उसके अंदर, खांचे। रीजन कि वो रोड पर फिसले नहीं। अगर टायर धीरे धीरे घिस जाता है तो गोल होता जाता है, उसके ग्रूव्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, तो एटलीस्ट उसको हमें बदलना ही पड़ता है, जिससे कि वो सड़क पर फिसलते नहीं है। अगर ब्रेक लगाया जाए तब नहीं फिसलते, उसको घुमाया जाए तब भी वो नहीं फिसलते। उसका रीज़न यही है, घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहन कभी रुकेगा ही नहीं, वो घिसता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप साइकिल लेकर जा रहे हो, ठीक है, या आपकी बाइक लेकर जा रहे हो, और सामने अगर रोड पर रेत पड़ी हुई है, ठीक है, तो रेत के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर आपने रेत पर गलती से भी ब्रेक लगा दिए तो आपकी गाड़ी फिसल सकती है। रीज़न क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम है। घर्षण के कारण ही हम पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं। घर्षण नहीं होगा तो पेन से हम लिख नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण ही रस्सी में गांठ लगाई जा सकती है, तक कपड़ा बुना जा सकता है। अगर गांठ लगाना है किसी रस्सी में तो उसके लिए घर्षण आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों कि कुछ एडवांटेज अगर घर्षण के हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हमें दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए। घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, जिससे मशीनों की दक्षता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। बिल्कुल, ऊर्जा की हानि होगी तो मशीनों की दक्षता कम हो जाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में 20% अधिक ईंधन खर्च होता है। अगर घर्षण नहीं हो तो ये 20% ईंधन हम बचा सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती अगर घर्षण नहीं होगा तो। घर्षण के कारण ही मशीनों के कलपुर्जों में टूट फूट
हो जाती है। घर्षण के कारण ही मशीनों में उत्पन्न होती है, जो कि मशीन की कार्य क्षमता को कम कर देती है। फ्रेंड्स, ये सब हानियां हैं, फिर भी हमें घर्षण की आवश्यकता इन हानियों से कहीं ज़्यादा है। चाहे फ्यूल नहीं बच पाता, चाहे 20% फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन फिर भी हमें घर्षण की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में होती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने स्टडी कर लिया घर्षण, घर्षण की परिभाषा, उसकी आवश्यकता, घर्षण को कम करने के उपाय, ये सब पॉइंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस प्रकार आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।